सभी को नमस्कार। कल हमने गृह व्यवस्थापन प्रक्रिया के चरणों पर चर्चा की थी। नियोजन हमने देख लिया, संगठन हमने देख लिया। अब हम गृह व्यवस्था के अगले चरण नियंत्रण पर आते हैं। प्रबंधन प्रक्रिया का तीसरा महत्वपूर्ण चरण नियंत्रण है। इसके अंतर्गत संगठन को कार्य के रूप में परिणित किया जाता है या कार्य के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। योजना को क्रियान्वित होते समय कई प्रकार की समस्या आती हैं। मतलब जब योजना को हम कार्य के रूप में परिवर्तित करते हैं तो कई प्रकार की समस्या आती है, उसे दूर करना भी जरूरी होता है। आवश्यकता अनुसार कई परिवर्तन भी करने पड़ते हैं। आवश्यक सुझाव और निर्देशों के द्वारा योजना को पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार चलाया भी जाता है ताकि पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। इसे कार्य प्रबंधन प्रक्रिया को नियंत्रण कहते हैं। मतलब इसी कार्य प्रबंधन प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? नियंत्रण कहते हैं। अर्थात नियंत्रण वह क्रिया है जो योजना को कार्य में परिवर्तित करती है और संगठन को गति प्रदान करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पारिवारिक उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जो भी योजनाएं अपनाई जा रही हैं वह नियमित रूप से चल रही है या नहीं, यह जानने के लिए कार्य के क्रियान्वयन की जांच पड़ताल करने एवं उनके अनुसार सुधार करने को भी हम नियंत्रण कहते हैं। अब देखो बच्चों, इसके संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग समय में अलग अलग परिभाषाएं भी दी। इन परिभाषाओं को देखने के पहले हम एक बार और ये देखते हैं कि नियंत्रण अर्थात योजना को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अथवा वर्तमान की परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित कर क्रियान्वित करने हेतु निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंधित है, जिसमें लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समय और परिस्थिति के अनुसार पूर्व निर्धारित योजना में परिवर्तन संबंध में निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, वही बात जो मैंने आपको कही है। अब अपन आते हैं विभिन्न विद्वानों ने जो नियंत्रण के संबंध में अलग अलग परिभाषाएं दी हैं उनको देखते हैं। सर्वप्रथम हम लुईस ए एलन की परिभाषाओं पर डिस्कस करते हैं। उन्होंने कहा है कि व्यवस्थापन नियंत्रण व्यवस्थापक का कार्य होता है, जिसमें कार्य की प्रकृति का मूल्यांकन और नियमन वह करता है और अनुमानित परिणामों का वायदा करता है। मतलब इन्होंने कहा है कि व्यवस्थापन नियंत्रण जो है व्यवस्थापक का कार्य है और वो कार्य की प्रकृति को देखता है, उनको नियमित करता है, उनका मूल्यांकन करता है और जो हमने परिणाम चाहे हैं उनका क्या करता है? वायदा भी करता है। ठीक है, फिर डगलस एस सेरविन ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है, नियंत्रण का मूल तत्व कार्यवाही से है। मतलब एक्शन ही नियंत्रण है, जिसके द्वारा पूर्व निर्धारित स्तरों के अनुसार क्रियाओं का समायोजन किया जाता है तथा इसके नियंत्रण का आधार प्रबंधक के पास की सूचना ही होती है। मतलब कुल मिलाकर जो हमने निर्धारित स्तर बनाए थे उनको समायोजित करना और मूल तत्व को एक्शन में लाना ही क्या है? नियंत्रण है। नियंत्रण का जो अगली परिभाषा है वह कुंटस व ओडोनल ने दी है और उन्होंने बताई है कि नियंत्रण का व्यवस्थापन का कार्य होता है कि वह अपने सहायकों के कार्यों का माप द्वारा तथा ठीक करके संपादन किया जाए ताकि वह सुनिश्चित हो सके कि उसके उद्देश्य
और उसे प्राप्त करने के लिए बनाई गई योजना के अनुसार कार्य हो रहा है। मतलब इन्होंने क्या कहा, नियंत्रण जो है व्यवस्थापन का कार्य है और इसमें वह क्या करता है कि अपने सहायकों और कार्यों का माप द्वारा ठीक करके संपादन करता है तथा सुनिश्चित हो जाए कि उसके जो उद्देश्य हैं और उसे प्राप्त करने के लिए जो उसने योजना बनाई है उसके अनुसार कार्य हो रहा है। अगर ये सब कुछ करते हैं तो वह नियंत्रण है। फिर अगली जो डेफिनेशन है वो हेनरी फ्योल ने दी और उन्होंने बताया कि नियंत्रण का आशय यह जांच करने से है कि क्या प्रत्येक कार्य स्वीकृत योजनाओं, दिए गए निर्देशों तथा निर्धारित नियमों के अनुसार हो रहा है या नहीं। इसका उद्देश्य कार्य की दुर्बलताओं और एवं त्रुटियों का पता लगाना, जिन्हें समय रहते सुधारा जा सके व भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति को रोका जा सके। मतलब इनका भी यही है कि जो कार्य है उसको जो भी योजना बनाए उनके अनुसार वह चल रहा है या नहीं और उनके निर्देशों और नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, उनकी कार्य में कोई कमी रह गई तो उसे समय रहते हुए सुधार सकें और उन कमियों को वापस दोहराया न जा सके और उसे गलतियों को पुनः दोहराने से रोका जा सके। इन सब प्रक्रियाओं को उन्होंने नियंत्रण कहा है। फिर निकल एंड डॉर्सी ने भी इसकी परिभाषा दी है और कहा है कि यह एक ऐसे यंत्र के समान है जो कि योजना को इच्छित परिणामों तक पहुंचने हेतु दिशा प्रदान करता है। मतलब इन्होंने क्या कहा है, इच्छित परिणामों तक पहुंचने के लिए जो दिशा प्रदान करता है उस यंत्र को हम क्या कहते हैं, नियंत्रण कहते हैं। और जॉर्ज आर टेरी ने क्या कहा है कि नियंत्रण का अर्थ यह निर्धारित करना है कि क्या किया जा रहा है, अर्थात कार्यों का मूल्यांकन करना और आवश्यकता महसूस किए जाने पर उसमें सुधार संबंधी कार्यवाही करना ताकि योजना के अनुसार कार्यों का निष्पादन हो सके। ठीक है, ये हुए विभिन्न परिभाषा जिससे नियंत्रण कहते हैं। इन सब के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसमें पूर्व निर्धारित लक्ष्यों व उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो कार्य योजना के अनुसार किया जा रहा है वह सही तरीके से सही समय पे हो रहा है या नहीं। यदि नहीं हो रहा है या क्या बाधाएं आ रही है या क्या त्रुटियां या कमियां रह गई है, उन सभी कमियों और बाधाओं को यथासंभव दूर कर कार्यों को पुनः शुरू करने से है जिसे हम नियंत्रण कहते हैं। ठीक है, अब हम नियंत्रण की विशेषताओं को देख लेते हैं कि नियंत्रण में ऐसी क्या विशेषता होती है। नियंत्रण एक प्रबंधन कार्य है, मतलब प्रबंधकीय कार्य है जिसमें ये देखा जाता है कि वर्तमान कार्य पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार चल रहा है या नहीं। दूसरी विशेषता है नियंत्रण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब जीवन पर्यंत लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु योजना बनाते हैं, हम क्रियान्वित करते हैं और क्रियान्वयन में कहीं किसी कारणवश कोई बाधा आती है तो उसे सुधारते हैं, पुनः प्रारंभ करते हैं। इस दृष्टि से नियंत्रण जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया भी है। नियंत्रण तथ्यों पर आधारित होता है। देखो, नियंत्रण केवल मान्यताओं या भावनाओं पर आधारित न होकर एक्चुअल में तथ्यों पर आधारित होता है। नियंत्रण एक संपूर्ण पद्धति है। इसके द्वारा योजनाओं को क्रियान्वित करना, उन्हें कुशलतापूर्वक संपन्न करना एवं साधनों को सुरक्षित रखने में सहायता मिलती है। नियंत्रण हस्तक्षेप से भिन्न होता है क्योंकि क्या है कि हस्तक्षेप से कार्य में बाधा उत्पन्न होती है और इसमें क्या होता है कि हस्तक्षेप पुनः बाधित होता है और प्रतिबंधित होता है, जबकि नियंत्रण मार्गदर्शक होता है। इससे कार्य करने
में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाता है, त्रुटियों को ज्ञात किया जाता है और उसमें सुधार किया जाता है। फिर नेक्स्ट विशेषता है नियंत्रण सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही प्रकार का होता है। समय और परिस्थिति के अनुसार योजना में परिवर्तित करने की संभावना रहती है ताकि लक्ष्य प्राप्ति में हम विचलित न हो। साथ ही में नियंत्रण प्रबंध के सभी स्तरों पर लागू होता है। फिर नेक्स्ट है नियंत्रण नियोजन पर आधारित होता है। ठीक है, नियंत्रण का क्षेत्र भी व्यापक होता है। नियंत्रण का क्षेत्र व्यापक इस तरीके से होता है क्योंकि नियंत्रण न केवल मानवीय क्रियाओं का किया जाता है अपितु सामग्री, यंत्र, पूंजी, उत्पादन, कार्य, क्रय विक्रय आदि सभी पर किया जाता है। अब हम इन विशेषताओं को देखने के बाद नियंत्रण के चरणों की चर्चा करते हैं। योजना बनाने वाले एवं उसे क्रियान्वित करने वाले व्यक्ति जब अलग अलग होते हैं तब नियंत्रण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का उपयोग कर नियोजन प्रक्रिया के लिए निर्णयों को आसान बनाया जाता है। ग्रॉस एंड कैंडल के अनुसार नियंत्रण प्रक्रिया के कई चरण हैं। उन्होंने 3 चरण मुख्य रूप से बताए हैं। उन्होंने पहला चरण बताया है प्रेरणा और बल देना, दूसरा निरीक्षण करना और तीसरा समायोजन करना। पहला चरण है प्रेरणा और बल देना। साइमन ने नियंत्रण की अवस्था के रूप में इसे माना है। उनका कहना है कि कुछ लोगों के अनुसार प्रशासन का अर्थ है कार्य संपन्न कराने की कला। नियंत्रण प्रक्रिया के अंतर्गत योजना को क्रियान्वित कर उसे नियंत्रण एवं गतिमान बनाए रखा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता और योग्यता अलग अलग होती है। लक्ष्यों की प्रबलता और दुर्बलता पर भी कार्य की गति निर्भर करती है। दूसरा जो चरण है वह है जांच करना और निरीक्षण करना। हमने अब कार्य की योजना बनाने के पश्चात नियंत्रण की प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यों को क्रियान्वित करते समय उसकी प्रगति क्या हुई है उसका निरीक्षण करना बहुत आवश्यक होता है। कार्य की प्रगति का अनुमान कार्य के स्तर तथा क्वालिटी का निरीक्षण कर लगा सकते हैं। नियंत्रण प्रक्रिया के इस चरण के द्वारा कार्य की प्रगति का अनुमान लगाया जाता है। साथ ही कार्य की पद्धति में अगर कोई दोष नज़र आता है तो उसमें सुधार करने की दिशा भी दी जाती है। इस चरण के द्वारा कार्य योग्य रीति से समय पर पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है। और चूँकि नियंत्रण प्रक्रिया का चरण मूल्यांकन जैसा भी होता है, केवल अंतर इसमें इतना ही होता है कि निरीक्षण कार्य करते समय किया जाता है और मूल्यांकन कार्य करने के पश्चात किया जाता है। कार्य की प्रगति का निरीक्षण हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। यांत्रिक निरीक्षण भी कर सकते हैं और मानसिक निरीक्षण भी कर सकते हैं। यांत्रिक निरीक्षण अर्थात कार्य की प्रगति का निरीक्षण समय के अनुसार करना। इस पद्धति में घड़ी की सहायता से कार्य की योजना का निरीक्षण किया जाता है और दिए गए समय में या उपलब्ध समय के अनुसार कार्य योग्य पद्धति से हो रहा है या नहीं इसका निरीक्षण किया जाता है। दूसरा है मानसिक निरीक्षण। मानसिक निरीक्षण अर्थात किसी भी कार्य को करते समय मन में कार्य की प्रगति का अनुमान लगाया जाता है और कार्य के अनुसार निरीक्षण विविध प्रकार से किया जाता है। कभी कार्य करने के पूर्व तो कभी कार्य के बीच में निरीक्षण करना आवश्यक होता है। जैसे साक्षात्कार देने के पहले आवश्यक प्रमाण पत्र, अंक तालिका आदि हमारे पास है या नहीं इसको देख लेते हैं और हम ये भी अनुमान लगाते हैं मन में कि कार्य का अंदाज प्रत्येक परीक्षण एवं विचार
करके पूर्ण हुआ या नहीं। ठीक है। अब जो नियंत्रण है उसका तीसरा जो चरण है वह है समायोजन। नियंत्रण प्रक्रिया का तीसरा चरण कार्य की योजना में लचीलापन होना आवश्यक है, ताकि आवश्यक या अचानक अगर परिस्थितियां बदल जाए तो उनके अनुसार योग्य निर्णय लेके समायोजन हम कर सकें। योजना में समायोजन करने की आवश्यकता कई कारणों से हमारे पास आ सकती है। जैसे आकस्मिक परिस्थितियां उत्पन्न होने पर समायोजन की आवश्यकता होती है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि परिवार के सदस्यों ने रात को भोजन हेतु बाहर रेस्टोरेंट में जाने तय किया, किंतु अचानक तेज आंधी तूफान आ जाए तो खराब मौसम हो जाए, तो ऐसे वक्त हमें घर पर खाना बनाने का निर्णय लेना पड़ता है। कई बार योजना में दोष में होने पर भी समायोजन करना पड़ता है और कई बार परिस्थिति में परिवर्तन होने पर भी समायोजन की आवश्यकता होती है। जैसे कि सुबह हमने सोचा कि चाय बनाएंगे और चाय बनाने हम पहुंचते भी हैं, किंतु चाय का दूध फट जाता है, तो इस कारण हमें काली चाय बनाने का निर्णय भी लेना पड़ता है। अनेक बार जानबूझकर भी योजना में समायोजन किया जाता है। जैसे हमने फिल्म देखने की योजना बनाई नहीं, किंतु कभी दोस्त मिलने आ गए और फिर फिल्म देखने की योजना हम बना लेते हैं, या अन्य कार्य करने की योजना बना लेते हैं। इस प्रकार योजना का नियंत्रण करते समय कार्य की सफलता के लिए समय और शक्ति एवं धन का समायोजन करना आवश्यक पड़ता है। तो इस तरह निर्देशन एवं मार्गदर्शन द्वारा हम कार्य में नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन निर्देशन और मार्गदर्शन में केवल अंतर इतना ही होता है कि निर्देशन पहले दे देते हैं और मार्गदर्शन जो है कार्य करते समय दे दिया जाता है, जिससे क्या होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व के गुणों का विकास होता है और धीरे धीरे कार्य के विषय के प्रति भी व्यक्ति को ज्ञान करा दिया जाता है। इस तरह नियंत्रण द्वारा प्रबंधन को काफ़ी हद तक पूर्ण किया जाता है। अब हम नेक्स्ट चरण जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे मूल्यांकन, जो कि गृह व्यवस्थापन प्रक्रिया का अगला और अंतिम चरण है। इस पर हम कल डिस्कशन करेंगे। ओके, आया समझ में?